नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या। सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में हर हफ्ते हम बचत और निवेश के नए नए तरीकों की चर्चा करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके जहन में उठ रहे सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर भी आप अपना संदेश छोड़ सकते हैं। पहला कदम के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह म्यूचुअल फंड से विड्रॉवल की प्लानिंग की जाए। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, यानी आपने जो निवेश किया है वो कितना फायदा दे रहा है, क्या उसमें बदलाव करने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो ये बदलाव किस दिशा में हो। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेटर अनिल सिंह भी एक बार फिर जुड़ रहे हैं। अनिल, स्वागत है आपका। आप ये लगातार जो तमाम जानकारियां दे रहे हैं, अब अगर हम इसमें ये देखें कि लोगों के सामने हमेशा ये सवाल होता है कि फंड्स कैसे चुने, कौन से फंड रखें, कौन से नहीं। किसी भी फंड का इवैल्यूएशन अगर करना हो तो ये बहुत ही टेढ़ी खीर है। क्या लगता है आपको, क्या चीजें दरअसल देखनी चाहिए? लोग आमतौर पे जो समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल, 2 साल, 3 साल का रिटर्न देख करके एक अंदाजा लगा लेते हैं, हाँ ये अच्छा देता है, चलो उसमें पैसे डाल दो। जनरली देखिए, अब तक हमने लोगों को ये समझाया कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसा बनाएं। वो पोर्टफोलियो बनाना आप सीख गए, आपने फंड्स भी चुन लिए, लेकिन उसके बाद जब हम कहते हैं ना कि लगातार थोड़े थोड़े समय पर आपको ये देखते रहना है कि आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आप एक ही तरह के फर्ज करें, जैसे कि डाइवर्सिफाइड फंड, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड 50 हैं, आपने कोई एक फंड चुना तो उसके पीछे कारण होगा। या तो आपको लगता है कि ये फंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इस फंड का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, या इस फंड का फंड मैनेजर बहुत अच्छा है। तो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन यानी कि जो फंड आपने चुना है उसको पोर्टफोलियो को देखने की, समझने की और समय समय पर रिव्यू करने की जरूरत इसलिए है ताकि जिस फंड मैनेजर पर आपने भरोसा किया है, क्या वो अपनी रणनीति पर कायम है, क्या वो उसी तरह से स्टॉक सिलेक्शन कर रहा है, आपका फंड दूसरे फंड से किस तरह से अलग है या बेहतर है, वो आपको देखना होता है। तीसरी बात जो काफी अहम है कि किसी भी फंड में रिस्क कितनी है। कई बार ये होता है कि शॉर्ट टर्म में आप देखते हैं कोई एक पर्टिकुलर फंड या फंड मैनेजर अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन उसने हो सकता है कुछ ऐसे स्टॉक्स चुने हो जो कि उस समय अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वक्त बदलने के साथ वो बदल सकते हैं। तो ऐसे में आपकी उम्मीद के मुताबिक रिटर्न्स आ रहे हैं या नहीं, आपकी उम्मीद के मुताबिक फंड का पोर्टफोलियो है या नहीं, आपकी उम्मीद के मुताबिक फंड काम कर रहा है या नहीं, ये सब देखने के लिए आपको समय समय पर फंड के पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन करना जरूरी है। जनरली ये काम प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमारा इरादा यह है प्रदीप कि हमारे दर्शक भी उनके बराबर मजबूत बने, समझदार बने और ये काम खुद कर सके, इसलिए आज इस एपिसोड में हम खास तौर से ये बात करें कि आपको अपना खुद जो फंड है, जिस स्कीम में आपने पैसा लगाया, उसे इवेल्युएट करना आना चाहिए। तो आप अगर स्कीम को खोलकर देखें तो आपको क्या नजर आएगा कि कौन कौन से स्टॉक लिए हैं और किसका कितना वेटेज है, उससे क्या समझ में आता है? सबसे पहली बात जो आपने सही कही कि स्टॉक से जाए, समझिए पहले हम इक्विटी फंड की बात करें कि चलिए आपने किसी एक इक्विटी फंड में पैसा लगाया, तो अब स्टॉक्स में आप क्या देखेंगे? अब ये तो आपको पता नहीं चलेगा कि एचपीसीएल लेना चाहिए, बीपीसीएल लेना चाहिए या आईओसी लेना चाहिए, लेकिन आप कम से कम ये पता आसानी से लगा सकते हैं कि किसी भी फंड में जो सेलेक्टिवली टॉप स्टॉक्स है, उन्होंने उस फंड में कितना परसेंटेज होल्डिंग रखा हुआ है। यानी कि समझिए 3, 4 या 5 फंड ऐसे हैं जहां पर ज्यादा होल्डिंग है, उन स्टॉक्स में ज्यादा फंड की होल्डिंग है। इसका मतलब साफ है कि अगर ये स्टॉक्स चलेंगे तो फंड का रिटर्न अच्छा आएगा, नहीं चलेंगे तो रिटर्न भी कम आएगा। यहां पर टॉप होल्डिंग कितने स्टॉक्स में, ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो जितने डाइवर्सिफाइड होंगे उतने रिटर्न्स में उतार चढ़ाव कम दिखेंगे। अब डाइवर्सिफाइड फंड में होता क्या है, अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगा रहे हैं तो किसी भी एक स्टॉक में मैक्सिमम 10% ही लगाया जा सकता है फंड की पूरी साइज का। लेकिन यहां पर अगर आप एक सेक्टर फंड में पैसा लगा रहे हैं, किसी थीमेटिक फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो ये 10% की लिमिट नहीं है। तो वहां पर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपने कितना पैसा लगाया है, उस फंड ने कितना पैसा लगाया है, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ये होता है 30-40% पैसा एक ही स्टॉक में लगा लिया। फर्ज करें कि किसी बैंकिंग फंड में आपने पैसा लगाया और उस बैंकिंग फंड का 40% या तो आईसीआईसीआई बैंक में या एसबीआई में, तो फिर आप ये देखिए ये सेक्टर फंड नहीं हुआ, ये एक स्टॉक का फंड हो गया काफी हद तक। तो वो बात ध्यान में रखनी जरूरी। तो स्टॉक्स में जब आप देखेंगे किसी पोर्टफोलियो में जाकर, तो ये देखना जरूरी कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या टॉप 3-4 स्टॉक में कितना पैसा उस फंड ने लगाया है।
इनफैक्ट ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। एक बहुत ही पॉपुलर और सुपरहिट फंड है जो कि पीएसयू बैंक्स पे अपने बड़े वेटेज की वजह से अंडर परफॉर्मर हो गया था। तो इस तरह की चीजें होती रह सकती हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि स्टॉक्स तो समझ में आ गए, लेकिन क्या फिर ये भी देखने की जरूरत है कि किसी एक सेक्टर के अंदर कितना वेटेज दिया गया है? सारे सेक्टर्स पे अगर एक डाइवर्सिफाइड फंड है तो उसने एक्सपोजर लिया, यानी क्योंकि फंड मैनेजर ये भी तय कर सकते हैं कि आज कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है या उनको आगे कौन सा सेक्टर अच्छा चलने की उम्मीद है। और ये तय करने में कोई हर्ज है नहीं, करना भी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही सेक्टर में जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर रखने से रिस्क होती है। अब आप सेक्टर के लिहाज से दो बातें खासतौर से ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि किसी एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा फोकस ना हो, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड फंड चला रहे हैं, सेक्टोरल फंड नहीं चला रहे। अगर सेक्टोरल फंड है तो फिर आपको स्टॉक देखना है, एक ही स्टॉक में ज्यादा फोकस ना हो। लेकिन जब आप डाइवर्सिफाइड फंड चला रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड फंड का मतलब ही है कि आप अलग अलग सेक्टर्स में रखें। तो आपको याद होगा कि जब HPBP ये 150-200 रुपए के भाव चलते थे, कोई फंड मैनेजर हाथ नहीं लगाता था। लेकिन अचानक से क्रूड के दाम गिरने लगे, करेंसी मजबूत होने लगी, तो पूरी सिचुएशन बदल गई। और कई फंड मैनेजर्स जब तक जागे, उन्हें लगता है कि ये सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी नीतियां कब बदलेगी, तब तक ये हुआ कि ये स्टॉक्स काफी अच्छा रिटर्न दे चुके रहे। तो अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन है, भले आपने ज्यादा पैसा नहीं लगाया लेकिन थोड़ा पैसा भी लगाया अलग अलग सेक्टर्स में, तो आप मिस नहीं करते किसी तेजी को, तो वो ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, आप जब पोर्टफोलियो देखते हैं ऐसा लगता है कि ठीक है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर ज्यादा नहीं क्योंकि स्टॉक्स ज्यादा नहीं दिख रहे, लेकिन किसी एक स्टॉक से पता नहीं चलेगा। हो सकता है किसी फंड ने L&T नहीं खरीदा हो लेकिन भेल उसके पास काफी ज्यादा हो। तो उस सेक्टर के लिहाज से आपको ये देखना होगा कि किस स्टॉक में या किस सेक्टर में उस फंड का कितना ज्यादा एक्सपोजर है। तो जितना ज्यादा आपको डाइवर्सिफाइड मिलेंगे, अलग अलग सेक्टर्स मिलेंगे, और कोशिश ये करें कि कोई भी फंड ऐसा न लें जिसमें एक ही सेक्टर में 20 या 25% से ज्यादा एक्सपोजर हो, तो वो ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। ओके, यानी 20-25% एक तरह के लिमिट हम दिमाग में रख सकते हैं कि उससे ज्यादा तो एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, वरना वो एक तरीके से सेक्टर फंड शायद हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ फंड्स में जो सबसे बड़ा एक क्लासिफिकेशन होता है कि बड़े स्टॉक या छोटे स्टॉक, मिड कैप या स्मॉल कैप, अच्छा रिटर्न या ज्यादा सेफ्टी। हाँ, ये देखना बहुत जरूरी है, खासतौर से डाइवर्सिफाइड फंड में, कि आपने किस तरह के स्टॉक्स भरे हैं। देखिए, अगर मुझे रिस्क लेनी है या मुझे स्मॉल कैप फंड लेना है तो मैं स्मॉल कैप फंड में चले जाऊंगा, मुझे मिड कैप फंड लेना है तो मुझे मिड कैप फंड में निवेश करना है। और जब मैं स्मॉल या मिड कैप फंड में निवेश कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरा टाइम होराइजन 3 साल नहीं होगा, ये 5 साल, 7 साल या 10 साल हो सकता है, क्योंकि किसी भी छोटी कंपनी को बड़ा बनने में इतना वक्त लग जाता है। तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं एक डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगा रहा हूं तो फिर मुझे बहुत ज्यादा उसमें स्मॉल कैप शेयर क्यों होने चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें मिड कैप शेयर क्यों होनी चाहिए, बहुत ज्यादा किसी IPO के शेयर क्यों होने चाहिए। जब मैं डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगा रहा हूं तो मेरा फोकस ये होना चाहिए कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में लिक्विड स्टॉक है, क्या मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड में कभी भी रिडम्पशन आए, देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रिडम्पशन जल्दी नहीं आता, क्योंकि जो पैसा लगा रहा है वो मानकर चलता है मुझे 5-10 साल के लिए पैसा लगाना है। लेकिन हो सकता है लार्ज कैप फंड में आपको 1 साल बाद ही पैसा निकालना शुरू करें, अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो क्यों ना निकालूं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखना जरूरी है कि दिग्गज शेयरों में कितना पैसा उस फंड ने लगाया, मिड कैप शेयरों में कितना पैसा लगाया और छोटे शेयरों में कितना पैसा लगाया। अगर किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड में आपको ये लगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बड़ा एक्सपोजर है, बाजार के मोमेंटम के साथ फंड मैनेजर वहां पर ज्यादा पैसा लगा रहा है और पैसा बना रहा है, तो आपको लगेगा कि डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा ज्यादा बन रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। वो पैसा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की वजह से बन रहा है। तो सिर्फ रिटर्न बन रहा है अच्छे समय में तो ठीक है प्रदीप, लेकिन जब समय खराब आए और मिड कैप शेयरों की धुलाई हो जाए, स्मॉल कैप शेयर ना चले, तो फिर डाइवर्सिफाइड फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। और उसके ऊपर अगर गलती से रिडम्पशन प्रेशर आ गया तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए ये भी देखना बहुत जरूरी है किसी भी इक्विटी फंड में कि अलग अलग तरह के स्टॉक्स, छोटे, मझोले और दिग्गज, कितने आपने रखे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक और बात जो हम फंड मैनेजर के लिए ही क्यों, किसी भी के लिए, निवेशक के लिए कह सकते हैं, जैसे जैसे उनको बाजार की जानकारी बढ़ती जाती है तो ट्रेडिंग का मूड ज्यादा होता है। हाँ। तो पोजीशन होल्ड करना मुश्किल रहता है, कभी यहां से निकल के वहां जाए, हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो जो फंड मैनेजर इस तरह से चर्न करते हुए चले, तो एक तरह से मान सकते हैं कि आपके लिए वो ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया, और यहां पर देखने के 2 तरीके हैं। पहली बात, बाय डिफॉल्ट, मतलब आप एक फंड मैनेजर को क्या कहते हैं, आप मेरा पैसा संभालिए, लंबे समय के लिए रखिए और इक्विटी में मुझे अच्छा पैसा बना कर दीजिए। ठीक है, मैं 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए पैसा लगा रहा हूं, मिनिमम 1 साल के लिए तो लगा ही रहा हूं।
तो आप ऐसे शेयर चुने जो 3, 5 साल 10 साल में अच्छे रिटर्न देंगे। ऐसी सिचुएशन में फंड मैनेजर को रोज रोज ट्रेड करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं और इक्विटी में लगा रहे हैं। अब ऐसे में आपको एक बात जरूर देखनी, और ये डेटा हर म्यूचुअल फंड पब्लिश करता है कि उन्होंने कितना टर्नओवर किया है, यानी अपने शेयर कितने खरीदे बेचे हैं 1 महीने के भीतर। उससे आपको क्या पता लगता है? अगर आपको लगता है टर्नओवर बढ़ रहा है, चर्निंग बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चर्निंग बढ़ने के साथ अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर एनएवी ज्यादा आ रही है, यानी कि अगर आपको सेंसेक्स किसी महीने में समझिए 4% बढ़ा है, लेकिन उस फंड मैनेजर ने काफी चर्निंग की और रिटर्न 6% बनाया है या 5% बनाया है, तब तो ठीक कि वो मार्केट पर अच्छी कॉल ले रहे हैं और रिटर्न अच्छा बना रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अगर चर्निंग हो और रिटर्न ना बने तो सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है या तो आप ट्रेडिंग बराबर नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ ऐसे खराब शेयर चुने थे जिससे आप बेचकर निकले, तो फिर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर सवाल उठता है। तो ये एक पॉइंट है जो पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करते वक्त हर इन्वेस्टर को जरूर देखना चाहिए कि फंड मैनेजर ने कितनी चर्निंग की है और वो चर्निंग क्या मेरे लिए। क्योंकि अच्छा, इसमें एक और बात है प्रदीप, अगर आप चर्निंग करते तो क्या होता है? कॉस्ट तो लगती है ना, ब्रोकर तो ब्रोकरेज लेगा, ठीक है। अगर आप एक तरफ कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं और रिटर्न नहीं बढ़ रहा, तो फिर ये मुश्किल वाला काम है। तो चर्निंग सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए, खासतौर से लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो हैं उनमें चर्निंग कम हो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर हो तो उसका एक जस्टिफिकेशन, उसका सही रीजन होना बेहद जरूरी है। यानी चर्निंग करने में दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ साथ मुनाफा जरूर बढ़ना चाहिए, इस पर आप नजर रखें। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका एक बार फिर पहला कदम में। आज हमारी चर्चा इस बात पे हो रही है कि किसी इक्विटी फंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको एनालाइज करें, उसके गुण दोष ढूंढने की कोशिश जब आप करते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि किस तरह से चर्निंग हो रही है किसी स्कीम के अंदर, उस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन अनिल, यहाँ पे कुछ फंड ऐसे होते हैं जो कि बाजार के मूड के साथ चर्निंग करते हैं, जैसे डेट से इक्विटी में डायनामिक किस्म के फंड होते हैं, तो वो तो दरअसल चर्निंग करेंगे ही और वो बेनिफिशियल है। एक्चुअली वही ज्यादा बढ़िया है, बजाय इसके कि देखिए हमारे यहाँ तो मार्केट ऐसे हैं कि ज्यादातर फंड अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वो बेंचमार्क सेंसेक्स निफ्टी हो सकता है किसी लार्ज कैप फंड के लिए, डाइवर्सिफाइड फंड के लिए BSE 100, BSE 200 हो सकता है। लेकिन अगर आप जितने डेवलप मार्केट में जाएंगे, अमेरिका जैसे बाजार हो गए, वहां पर आप देखेंगे कि बहुत कम फंड मैनेजर ऐसे हैं जो इंडेक्स को बीट कर पाते हैं, उससे बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। और यही वजह कि वहां पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड बड़े पॉपुलर हैं कि चलिए जब फंड मैनेजर उससे बेहतर कर ही नहीं पा रहा तो उसी में पैसा डाल दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वो सिचुएशन नहीं है, हमारे यहाँ फंड मैनेजर अभी भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो ऐसे में ज्यादा बढ़िया क्या है, अगर जब भी आपको ये लगता है कि फंड मैनेजर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा उस बेंचमार्क से, तो फिर डायनामिक फंड में जाना ठीक है। और डायनामिक फंड में क्या होता है, एक कुछ ट्रिगर्स हैं कि इस लेवल पर प्राइस अर्निंग मल्टीपल पहुंचा तो इक्विटी में से आपका पैसा निकल कर डेट में चला जाएगा, या डेट में अगर रेट्स इस लेवल पर पहुंची तो आपका पैसा इक्विटी में चला जाएगा, या फिर पोर्टफोलियो की साइज के हिसाब से आपने 100 रुपए लगाए, शुरुआत में 80 रुपए इक्विटी में और 20 रुपए आपके डेट में, लेकिन इक्विटी में अच्छा रिटर्न आ गया और वो पोर्शन 90% हो गया, तो ऑटोमेटिकली 10% में प्रॉफिट बुक हो जाए, वो डेट में चला जाए। तो वो ऑटोमेटिक ट्रिगर जो है, वहां पर अगर चर्निंग होती रहे, वहां पर वॉल्यूम हो और वहां पर फंड मैनेजर एक्शन ले, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाए हैं उसमें अगर चर्निंग ज्यादा होती है तो फिर सावधान रहने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जिस फंड में दरअसल चर्निंग करने से फायदा होता है, अगर उसका मैंडेट ऐसा है तो उसकी चर्निंग से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एक प्योर इक्विटी फंड ही है और उसके अंदर हम देखते हैं कुछ फंड में 15 या 20 स्टॉक है, कुछ में लिस्ट बहुत ही लंबी होती है, 2-3 पेज आने लगते हैं, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है या बुरी है? ज्यादा शेयर होने से तो आपको ज्यादा फायदा होगा, कोई तो चलेगा। दोनों चीजें देखिए प्रदीप, पहली बात तो आपने जो कही वो एकदम सही कि ज्यादा शेयर है, कुछ न कुछ तो चलेंगे और उसमें फायदा होगा। तो अगर आपने पोर्टफोलियो में 50-60 स्टॉक भरे हैं, 70-80 स्टॉक भरे हैं, डाइवर्सिफाइड फंड है, तो आपकी रिस्क कम हो गई। देखिए इक्विटी मार्केट में एक बात तय है, रिस्क के साथ रिटर्न है, चाहे किसी भी तरह से देख लें। तो अगर आपने 50-60 स्टॉक भरे और रिस्क कम कर ली तो आपको रिटर्न ठीक ठाक आएंगे। लेकिन बड़ा पैसा इक्विटी में कब बनता है, जब आप बहुत कम शेयरों में बड़ी अमाउंट में लंबे समय के लिए पैसा लगाएं।
तो अगर आपको बड़ी वेल्थ बनानी है तो फिर आपको कम शेयरों में पैसा लगाना होगा और लंबे समय के लिए लगाना होगा, उस पर भरोसे के साथ लगाना होगा। तो अगर आपको मार्केट रिलेटेड रिटर्न चाहिए, कम रिस्क के साथ अच्छी रिटर्न चाहिए, तब तो ये ठीक है कि 50-60 शेयर वाला, 70-80 शेयर वाला एक पोर्टफोलियो हो और वहां पर आपकी रिस्क कम होगी नुकसान होने की। लेकिन बड़ी वेल्थ, बड़ी रिटर्न आपको तब बनेगी जब किसी फंड में कम स्टॉक्स में बड़ा दाव उसने खेला है। अब उसमें रिस्क भी है, अगर वो स्टॉक्स ना चले तो दोनों बात है। अब आपको क्या पसंद है वो आपको देखना है कि मुझे कम स्टॉक्स लेकर ज्यादा कमाई करने का मौका ढूंढना है जहां पर रिस्क थोड़ी ज्यादा हो सकती है, या मुझे ठीक ठाक सा रिटर्न आए, टेंशन ना हो, ज्यादा नुकसान ना हो। तो दोनों तरह की स्ट्रेटेजी। लेकिन आप जो सोचकर चल रहे हैं, क्या उस फंड में उसी तरह से स्टॉक्स हैं? एक फंड में बताऊं आपको, निफ्टी का फंड हम जनरली ये मानते हैं कि कम वोलेटाइल होगा। एक फंड मैंने देखा है जिसमें सिर्फ 10 स्टॉक हैं प्रदीप, और वो निफ्टी में से 10 स्टॉक चुने, और उनकी कोशिश क्या है, निफ्टी से बेहतर रिटर्न देने की। अब कई बार ये होता है ना कि निफ्टी में समझिए इस वक्त आपको आईटी शेयर चलते हुए दिख रहे हैं, या फार्मा चलते हुए दिख रहे हैं, या मेटल चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सामने अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स जो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस फर्ज करें वो नीचे है। तो फंड मैनेजर उसमें क्या करता है, फोकस फंड बनाता है। मैं सिर्फ 10 ऐसे स्टॉक चुनूंगा निफ्टी में से, लार्ज कैप है, दिग्गज है, लिक्विड है, लेकिन वो निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन होना फायदे की बात भी हो सकती है, और डाइवर्सिफिकेशन होना रिस्क की बात भी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन जो छोटा फंड, अगर कोई छोटा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा है फंड मैनेजर, तो उसको एक तो सेक्टर पे कॉल लेना होगा, फिर उसके अंदर भी स्टॉक पे या सेगमेंट्स पे कॉल लेना होगा। तो आप ये कहिए कि आईटी में भी हम लार्ज कैप में जाएंगे, तो फिर उसमें भी इन्फोसिस लूं या इन्फोसिस और विप्रो लूं, या टीसीएस और विप्रो लूं, या टीसीएस और एचसीएल लूं, तो जाहिर है कि वो ज्यादा रिसर्च करेंगे। तो आप ऐसे फंड पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं जो छोटा हो। हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन सेक्टर फंड में एक खास बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपको मैं एक सवाल पूछूं कि समझिए मुझे बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना है। अब मैंने अगर अच्छा, उसमें एक चीज कई बार ये पोर्टफोलियो में लोग देखते नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप किसी सेक्टर फंड में पैसा लगा रहे हैं, उसमें अचानक से कोई एक ऐसा स्टॉक दिखेगा, अरे ये इसमें कैसे आ गया। मसलन आपने एक पावर फंड में पैसा लगाया, अब कई सारी स्टील कंपनियां ऐसी है जिनके साथ स्टील और पावर जुड़ा हुआ है। अब आपको कभी आप उनको स्टील में रख सकते हैं, कभी पावर में रख सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि इस कंपनी में पावर का बिजनेस कितना है, स्टील का कितना है। कई सारी ऐसी इंफ्रा कंपनियां हैं जिसे आप पावर में देख लेंगे, ये यहां तक भी ठीक है। कुछ फंड तो प्रदीप मैंने ऐसे देखे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन्फोसिस क्या ये बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा हो सकता है? होना तो नहीं चाहिए। अब कुछ फंड में क्या हुआ है कि अगर इन्फोसिस का 60% रेवेन्यू बीएफएसआई से आता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से, उन्होंने से एक बैंकिंग स्टॉक मान लिया कि ये तो ऐसी बात हो गई कि अब गाड़ियां तो पेट्रोल से ही चलती है, तो ऑटो सेक्टर के फंड में आईओसी ले लो। एग्जैक्टली, आपने सही कहा। तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिकेशन, कि आप ऑटो सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, तो कहीं ऑटो सेक्टर में ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो नहीं आ गई। आप कहीं बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं तो कहीं उसमें आईटी कंपनी तो नहीं आ गई, क्योंकि आप जस्टिफाई तो कर सकते हैं कि ये कंपनी ये काम करती है तो आप इस सेक्टर में डाल सकते हैं। अगर आप कैपिटल गुड्स शेयर में पैसा लगा रहे हैं, भेल एलएनटी आता है, समझ में आता है। कई बार पावर सेक्टर में भेल आ जाता है क्योंकि वो पावर कंपनियों को इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि सही सेक्टर क्लासिफिकेशन भी हुआ है या ना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे ये एक काफी पेचीदा मामला जरूर है, लेकिन ये केवल सेक्टोरल फंड के मामले में ही है। हाँ, ये सेक्टोरल फंड के मामले में। डाइवर्सिफाइड फंड में तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। डाइवर्सिफाइड फंड में भी कभी कभी दिक्कत की बात कहाँ आती है, अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर ज्यादा हो गया। कोई भी फंड मैनेजर ये नहीं चाहता कि मैं 20-25% से ज्यादा एक्सपोजर एक सेक्टर में दिखाऊं। अब समझिए उसके पास वही स्टील और पावर वाला मामला है, या इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर वाला मामला है, तो जरूरत पड़ी तो इसको पावर सेक्टर में दिखा दिया ताकि स्टील सेक्टर में एक्सपोजर कम दिखे। वो चीज हो सकती है। तो आपको ये देखना होगा कि कंसिस्टेंटली कोई एक स्टॉक क्या उसी सेक्टर में दिखाया जा रहा है, या जरूरत के हिसाब से सेक्टर बदल दिया है। स्टॉक नहीं बदला है, पोर्टफोलियो वही है, लेकिन सेक्टर को कभी आपने पावर में डाला, कभी स्टील में डाला, कभी इंफ्रा में डाला, कभी पावर में डाला। तो वो चीज देखनी होगी ताकि आपको आइडिया लगे कि अल्टीमेटली आपकी रिस्क कितनी है और किसी पर्टिकुलर सेक्टर में फंड ने कितना एक्सपोजर लिया है। लेकिन एक और भी इसमें रास्ता हो सकता है कि कुछ फंड्स हम देखते हैं जो कि थीम बेस्ड होते हैं, सेक्टर बेस्ड नहीं होते। तो अगर हमने कहा कि एक इंडिया ग्रोथ पे हम निवेश करेंगे,
तो उसके अंदर तो कोई भी शेयर आ सकता है। हाँ, वो सही है। तब आप ये मानकर चलें कि इस तरह के ओपन थीम वाले सेक्टर्स अगर आप चुन रहे हैं तो फिर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हो सकते हैं जो आप कहेंगे कि इंडिया थीम वाला है लेकिन 100% एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी। अभी आप कहेंगे कि ये तो 100% एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ये इंडिया थीम में कहां से फिट हो गई। तो उसका जस्टिफिकेशन फंड मैनेजर कैसे देते हैं? देखिए भाई, ये हिंदुस्तान में प्रोडक्शन कर रहे हैं और हिंदुस्तान में प्रोडक्शन इसलिए हो रहा है, यहां पर लो कॉस्ट लेबर है और इसलिए ये इंडिया थीम है। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप थीम वाले स्टॉक्स ले रहे हैं तो ओपन एंडेड थीम ऐसी ना ले लें कि जहां पर कुछ भी किसी भी तरह का स्टॉक डाला जा सकता है। और अगर आप वैसे ले रहे हैं तो फिर मानकर चलें कि फंड मैनेजर को आपने पूरी फ्रीडम दे दी है, किसी भी तरह का स्टॉक कभी भी खरीदने या बेचने की। तो बेहतर ये होगा जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं किसी फंड को, तब इस तरह का फंड सेलेक्ट करें जहां का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, ताकि क्या है कि आपको किसी भी तरह का स्टॉक उसमें आता नजर ना आए और तब आपको रिटर्न प्रेडिक्ट करना आसान होगा। तब आपको ये पता रहेगा। और कई बार ये एक और चीज होती है, आईपीओ के वक्त कई सारे फंड्स में आईपीओ जनरली क्या होता है कि आईपीओ की भी एक लिमिट है। सपोज आप 10% से ज्यादा किसी एक फंड में या किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं डालेंगे। अब आईपीओ के वक्त कई स्टॉक्स में ऐसा होता है कि जब पब्लिक इश्यू आ रहा है 40 गुना, 50 गुना, 60 गुना वो इश्यू बढ़ता है। अब अगर आप पूरा इश्यू साइज का एक एप्लीकेशन लगाएंगे तो मिलेगा कितना? 1 या 2%। लेकिन जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं फंड में तो वो फंड की साइज का 10% से ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। फर्ज करें खुदा न खास्ता सारा अलॉटमेंट आ गया किसी भी वजह से, तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। हो सकता है हमारे दर्शकों को समझने में, सीखने में वक्त लगे, लेकिन कहीं न कहीं तो शुरुआत करनी होगी, तभी आप एक इन्वेस्टर से फाइनेंशियल प्लानर बनने की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, और एक बड़ा पोर्टफोलियो खुद से मैनेज करने की काबिलियत भी होगी। लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन डेट फंड्स में निवेश करते समय आप कैसे चुने अपना फंड, कैसे करें उसको एनालाइज, ये बताएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर, और हम बात कर रहे हैं आज अपने फंड को आप कैसे एनालाइज करें, इस पर हमारी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अनिल, अब इक्विटी में फंड को एनालाइज करना बड़ा आसान होता है क्योंकि सारे शेयर से हम लोग आमतौर पर परिचित हैं, साइज वाइज सब समझते हैं। लेकिन बॉन्ड में तो ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स में ये इनका इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादातर लोगों को, आम लोगों को उससे ही परिचय नहीं होता कि ये तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। आम निवेशक के लिए किसी भी फिक्स इनकम फंड, बॉन्ड फंड, डेट फंड को एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम है और ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है जब आप किसी बॉन्ड फंड में पैसा लगाते हैं। पहली बात तो ये कि बॉन्ड फंड में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो एक कहावत है कि आप रिटर्न ऑफ कैपिटल देखिए बजाय रिटर्न ऑन कैपिटल, क्योंकि जब बॉन्ड फंड में पैसा लगाने वाला आदमी कौन है? जिसको रिस्क नहीं लेनी। तो कई बार क्या होता है कि आप 0.5% रिटर्न कम या ज्यादा के चक्कर में ऐसे फंड में पैसा लगाते हैं जिसका पोर्टफोलियो कमजोर है। अब पोर्टफोलियो किस तरह से आगे देखा जाए, कौन से इंस्ट्रूमेंट है, वो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि जब आप बॉन्ड फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आप 0.5%, 1/4% रिटर्न कौन सा फंड ज्यादा दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है, उसमें मत देखिए। पोर्टफोलियो की मजबूती, उसकी क्वालिटी देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली फिक्स इनकम में जब पैसा लगाना है तो पैसा वापस आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पैसे पर कितनी कमाई हो रही है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल कम इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑफ कैपिटल यानी कि जितना पैसा आप लगा रहे हैं प्रिंसिपल, क्योंकि अगर आपको रिस्क लेनी है तो फिर आप इक्विटी फंड में लगा लेंगे ना। सही बात है। तो वो सबसे बड़ी चीज है। जो आपने बात कही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए इंस्ट्रूमेंट्स कई तरह के हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हिंदुस्तान की सरकार इश्यू कर रही है, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वहां पर रिस्क नहीं के बराबर है, क्रेडिट रिस्क जीरो है, एक तरह से मानकर चल सकते हैं। उसके बाद कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इश्यू करते हैं, वहां पर भी रिस्क लगभग नहीं के बराबर है। कमर्शियल पेपर्स अगर आपने बेहतरीन कॉर्पोरेट्स के लिए हैं जो कि P1+ रेटिंग है या यूं कह सकते हैं जो AAA रेटिंग वाले कॉर्पोरेट्स के हैं, वहां पर रिस्क नहीं के बराबर है। लेकिन इसके बाद जो आते हैं वो थोड़े रिस्की आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, NCDs, तो वहां पर आपको रेटिंग देखना जरूरी है और थोड़ा सा रेटिंग समझना भी जरूरी है, जो आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम इस बॉन्ड फंड की बात करें तो बेहतर ये है कि AAA या AA+ के नीचे की रेटिंग वाले पेपर ना देखें। रेटिंग का मतलब क्या होता है? एक आम आदमी के लिए और कुछ नहीं तो सरकार
को आप पैसे दे दो बहुत ही आराम से निश्चिंत होकर दे सकते हैं। आपको किसी अंबानी, टाटा या बिरला को देना है तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है। कोई छोटी मिड कैप कंपनी है तो कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। तो ये मतलब एक हम कह सकते हैं कि कौन इशू कर रहा है, आप किसको पैसे दे रहे हो इवेंचुअली, वही देखकर आपको अंदाजा लगाना है कि रेटिंग कैसी है किसी फंड में। एक और बात, किसी एक ग्रुप की अलग अलग कंपनियों की रेटिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे आपने ये बात की कॉर्पोरेट की, बहुत सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी बिरला ग्रुप की सारी कंपनियों की रेटिंग सेम हो। अब ग्रुप का एक पेरेंटेज होने का फायदा मिलेगा, लेकिन उस कंपनी के कारोबार में दम नहीं है। टीसीएस AAA रेटिंग हो सकती है, लेकिन टाटा स्टील BBB रेटिंग हो सकती है। दोनों ही दिग्गज कंपनियां अपने सेक्टर की, दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनियां। तो अल्टीमेटली ग्रुप की स्ट्रेंथ काम आएगी, लेकिन कंपनी की स्ट्रेंथ भी आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर कंपनी में कारोबार में थोड़ी सी मुश्किलें हैं, कर्ज ज्यादा है, तो फिर उसकी रेटिंग भी देखना जरूरी है। तो ये खासतौर पे तब समझ में आता है जब कोई किंगफिशर निकलता है। हाँ बिल्कुल, कि यूनाइटेड ब्रूअरीज या यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपने लगाया पैसा, उसके बॉन्ड में तो बचा रहा, किंगफिशर में लगाया तो सब चला गया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली जो कंपनी, उसका बिजनेस मॉडल वो भी देखना समझना जरूरी है। वो आपको समझना अगर मुश्किल है तो फिर रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग देख ले, वो कहीं न कहीं आपको दिख जाएगा कि केयर, क्रिसिल, इकरा जैसी रेटिंग एजेंसी, S&P, फिच, ये सारी आजकल रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो हर कंपनी के बॉन्ड्स या फिर उनकी FDs या उनके डिवेंचर्स उनको रेट करती हैं, तो वहां पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये रेटिंग तो बदलती भी रहती है, हर रोज खबरें आती हैं, आज ऊपर कल नीचे, और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और ये दिक्कत की बात न सिर्फ इन्वेस्टर के लिए, ये दिक्कत की बात किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए भी है, ये दिक्कत की बात किसी भी फंड मैनेजर के लिए भी है। क्योंकि मैं एक फंड मैनेजर हूं और मैंने आज किसी AAA कंपनी में पैसा लगाया कि चलिए ये तो AAA रेटिंग वाली कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते हुए, अच्छा, और वो बॉन्ड 3 साल का या 5 साल का है, ठीक है, आगे चल के साल 1.5 साल के बाद अगर कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल थोड़े कमजोर होने लगे, सेक्टर को लेकर दिक्कतें आ गई और उसकी रेटिंग घट गई AAA से AA+, ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका की रेटिंग घटी, S&P ने AAA से AA+ किया। अब अमेरिका तो अमेरिका ही है, वही है। आपने अमेरिका के बॉन्ड में या फिर अमेरिका के डॉलर में पैसे ये सोचकर लगाए कि सबसे बेस्ट ये है। अब सबसे बेस्ट की रेटिंग ही अगर एक नॉच गिर गई तो आप क्या करेंगे? ये दिक्कत है, और इस दिक्कत का कोई जवाब नहीं है। इस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है? अगर आपके पोर्टफोलियो में 25 बॉन्ड है और 25 में से एक आध बॉन्ड, 1, 2, 3 बॉन्ड की इस तरह से रेटिंग कम हो गई, तब तक ठीक है, और वो रेटिंग भी 1-2 नॉच कम हुई है, तब तक ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारे रेटिंग डाउनग्रेड होने लगे, तो फिर आपको सोच लेना है कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो बराबर नहीं है। इसका मतलब मैंने जो सोचकर बेस्ट क्वालिटी के डिवेंचर सोचकर या बेस्ट क्वालिटी के बॉन्ड सोचकर जो पैसा लगाया था वैसा नहीं है, तब आपको सावधान होने की जरूरत है। लेकिन ये रेटिंग भी कोई गारंटी तो नहीं होती, क्योंकि अभी हाल में जैसे हमने देखा था JP Morgan के एक फंड में जिस तरह से मामला सामने आया, तो उन्होंने तकरीबन 10% जो पैसे थे उसको एक अलग अकाउंट में डाल दिया, बोला ये अभी जब रिकवर होगा तब दिया जाएगा, जबकि रेटिंग अच्छी थी। ये मुश्किल कब आती है प्रदीप, कि जब अचानक से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाली रेटिंग है और उसे आप सीधा डिफॉल्ट जंक वाली रेटिंग में डाल दें, तो आपके पास कुछ करने को बचता ही नहीं है। तो अचानक से ये हो गया, अचानक से किसी एक दिन आपको लगता है कंपनी ठीक ठाक है और उसमें किसी रेटिंग एजेंसी ने आके उसको इस तरह से डाउनग्रेड किया कि आप बेच भी नहीं सकते। और दिक्कत की बात सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत की बात डेट मार्केट में है कि लिक्विडिटी की वैसे ही कमी होती है, और खास तौर से कोई बड़ा डाउनग्रेड हो जाए तो अचानक से फिर उसका वो पेपर, वो सिक्योरिटीज, वो बॉन्ड कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे में कई बार ये होता है कि वो फंड उसका रिडेम्पशन रोक देता है। अब आपको वक्त पे पैसा न मिले तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो ऐसे में सेम वो फॉर्मूला यहां भी लगाना जरूरी कि किसी एक कंपनी में, किसी एक बॉन्ड में, किसी एक ग्रुप में उस फंड का बहुत ज्यादा एक्सपोजर तो नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि चलिए अब टाटा स्टील एक कंपनी है, वहां पर अगर 3% पोर्टफोलियो है, ठीक है, लेकिन टाटा ग्रुप पता चला कि उसकी 10 कंपनियों में मिला के 25% एक्सपोजर हो गया। तो ग्रुप वाइज भी एक्सपोजर देखना होगा कि किसी मेरे फंड में, मेरे पोर्टफोलियो में किसी एक ही ग्रुप के बहुत सारे बॉन्ड्स तो नहीं है। तो ये ताकि कभी किसी वक्त अचानक से डाउनग्रेड हो तो उससे आप बच सके। लेकिन देखिए, रेटिंग के अलावा फंड मैनेजर तो बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि किसी फंड मैनेजर को अगर 3 साल 5 साल का कॉल लेना है तो मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा फंड है जो 1 साल के लिए ही पैसे लगाता है तो वो तो फिर रिलेटिवली सेफ होगा कि 1 साल तो कंपनी चल रही है, अच्छी खासी है, तो फंड मैनेजर देख ही सकता है। बिल्कुल, ये इसीलिए आप देखिए कि जो भी डेट फंड है, जितने लंबे फंड है
उन लंबे फंड्स में आपको रिटर्न कम मिलेंगे, उस लिहाज से कि भाई आपके लिए आपको पता है कि किसमें कम या ज्यादा रेटिंग होने की गुंजाइश है, तब आप लंबे फंड वाले में जाएंगे तो हाईएस्ट रेटिंग वाले पेपर लेने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको पता है कि 3 महीने में 6 महीने में कंपनी डूबने वाली नहीं है, तो आप AAA की बजाय AA में भी चले जाएंगे ताकि आपको यील्ड थोड़ा सा ज्यादा मिले। अब एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या करना है, मुझे भी ये कॉल लेना पड़ेगा कि मेरे 3 महीने वाले फंड में AA वाला पेपर चलेगा क्या, या मुझे 0.25% इंटरेस्ट कम आएगा तो चलेगा। मुझे तो 3 महीने वाले में भी मुझे एकदम सेफ सिक्योर चाहिए, CD हो तो ठीक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, या कमर्शियल पेपर हो तो ठीक, जो कि बेस्ट कॉर्पोरेट्स के होने चाहिए। तो ये अपने अपने रिस्क और रिवॉर्ड वाला मामला है। इसलिए इक्विटी में एक बार रिस्क रिवॉर्ड अलग है, लेकिन डेट में रिस्क रिवॉर्ड अलग तरीके का है। डेट में आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज कहां करना है, पोर्टफोलियो की क्वालिटी पर या फिर रिटर्न पर। अगर आपको रिटर्न पर कॉम्प्रोमाइज करना है, बेस्ट पोर्टफोलियो मिलेगा। अगर आपको थोड़ी सी रिस्क लेकर रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो मेरी सलाह तो पर्सनली मैं तो ये मानता हूं, अगर मुझे रिस्क लेनी तो मैं इक्विटी में लूंगा, मैं फिक्स इनकम में नहीं लूंगा। फिक्स इनकम में मुझे बेस्ट पोर्टफोलियो चाहिए, भले मैं 3 महीने के लिए पैसा लगा रहा हूं या 3 साल के लिए, मुझे वहां पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और अगर एक अच्छे पेपर्स लेने वाला अच्छी क्वालिटी का पोर्टफोलियो है तो वो हमेशा आपको एक अच्छा रिटर्न देता रहेगा, या ब्याज दरें घटने बढ़ने से झटके लगेंगे उसमें भी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सबको समझना जरूरी है कि डेट फंड में 2 तरह की रिस्क लेकर चलते हैं आप फिक्स इनकम फंड में। पहली रिस्क तो है आपकी, जो हम क्रेडिट क्वालिटी की बात करें, जब आपको कहते हैं कि पोर्टफोलियो देखिए समझिए, तो पहली रिस्क तो ये कि जो पेपर्स, जो सिक्योरिटीज आपके पोर्टफोलियो में, उसके डिफॉल्ट होने की क्या रिस्क है या उसकी डाउनग्रेडिंग की क्या रिस्क है। लेकिन दूसरी रिस्क जो आप लेकर चलते हैं वो रिस्क है ब्याज दरों में उतार चढ़ाव की। अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो आपके पोर्टफोलियो में कैपिटल गेन्स के तौर जगह कैपिटल लॉस आएगा, और ब्याज दरें घटेगी तो कैपिटल गेन आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने सारे बढ़िया क्वालिटी के पोर्टफोलियो शेयर डिबेंचर्स भर लिए, ये सारी की सारी आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले ली, तब भी आपको रिटर्न बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले ली, लंबी अवधि वाली ले ली, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की टेन्योर वाली आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली, लेकिन ब्याज दरें ऊपर चली गई, तो सबसे ज्यादा मार वहीं पड़ती है। उस समय होता है कि शॉर्ट टर्म फंड आपको रिटर्न अच्छे देता है, लिक्विड फंड रिटर्न अच्छे देता है, और 20 साल वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने वाला फंड रिटर्न आपको नेगेटिव भी दे सकता है। तो न सिर्फ आपको पोर्टफोलियो की क्वालिटी रेटिंग के लिहाज से देखनी है, बल्कि आपको यह भी देखना है कि अगर ब्याज दरें यहां से बढ़ गई तो क्या होगा, तो मेरे पोर्टफोलियो में किस तरह का रिटर्न आएगा, वो भी देखना जरूरी है। बिल्कुल, तो आपको ब्याज दरों के साइकिल पर भी नजर रखनी चाहिए अगर आप लंबी अवधि में जा रहे हैं, छोटी अवधि के लिए हालांकि ये फिक्र बहुत ज्यादा नहीं करनी होगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दर्शकों के कुछ सवालों का जवाब। स्वागत है आपका पहला कदम के सफर में। हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ते जा रहे हैं और उनके सवालों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए लेते हैं ऐसे ही कुछ सवाल। पहला सवाल विश्वनाथ अय्यर मैसूर से पूछ रहे हैं। फेसबुक पर इन्होंने हमें जो सवाल भेजा है उसके मुताबिक इनके पास 1 लाख रुपए हैं और ये IT कंपनी के शेयरों में लगाना चाहते हैं। क्या ये फैसला सही है अनिल, और अगर हाँ तो किन शेयरों में निवेश करना चाहिए? मुझे लगता है मैसूर के इन्फोसिस के कैंपस में लगता है काम करते हैं, इसलिए IT शेयरों के बारे में ये तय कर चुके हैं कि इन्हें IT कंपनियों में पैसा लगाना है। वैसे डिसीजन सही है, लेकिन एक बात आपको जो ध्यान में रखनी वो ये कि IT कंपनी में या फिर एक सेक्टर में जब आप पैसा लगाते हैं तो सेक्टर रिलेटेड रिस्क आपको पता होनी चाहिए। जहां तक IT कंपनी में लाख रुपए लगाने का सवाल है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, इस वक्त पर लगाना एकदम सही है। अब कौन से शेयर में पैसा लगाना चाहिए प्रदीप, हम इन्हें शेयर तो बता सकते हैं कि ये 4 शेयर ले लीजिए, बता तो देंगे, ये ले भी लेंगे, लेकिन उनसे निकलना कब है ये कौन बताएगा? तो उसका सोल्यूशन फिर ये है कि बजाय हम ये कहें कि आप ये 3 या 4 शेयर खरीद लें, बेहतर ये कि आप किसी IT सेक्टर के फंड में पैसा लगा लें या फिर CNX IT इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड में पैसा लगा लें। तो उससे क्या होगा कि आपको हर रोज शेयर कौन सा कम ज्यादा हो रहा है, कौन सा ऊपर नीचे हो रहा है, उसका टेंशन आपको नहीं रखना होगा, आपका फंड मैनेजर रखेगा। प्लस आपको एक लार्ज कैप शेयरों का और मिड कैप शेयरों का परफेक्ट मिक्स मिल जाएगा। तो बेहतर ये, लगभग सारे फंड ऐसे हैं जिनके पास IT सेक्टर फंड है, कोई भी एक अच्छा फंड आप पसंद करके उसमें पैसा लगा लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा।
ओके, तो आप आईटी फंड में निवेश करें, आपकी दिक्कत उससे दूर हो जाएगी, आपको खुद रिसर्च नहीं करनी होगी, और ऐसे भी आईटी सेक्टर समझना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा सवाल शिवनाथ दास पूछ रहे हैं डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल से। फेसबुक पर इन्होंने अपना सवाल डाला है, बिजनेस चैनल पर एक्सपायरी शब्द बहुत सुनने को मिलता है, इसका ठीक मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए, ये बात भी सही, कई बार हम ऐसे शब्द बोलते हैं जिसे हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे दर्शकों को पता होगा। एक्सपायरी, पहली बात, ये शब्द है वायदा कारोबार से रिलेटेड, और वायदा कारोबार में क्या होता है, हर एक सीरीज एक एक महीने की होती है और हर सीरीज खत्म होने की डेट फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि जनवरी की सीरीज है तो 31 जनवरी को खत्म हो जाएगी या महीने के आखिरी दिन खत्म होगी। ये सीरीज खत्म होती है महीने के आखिरी गुरुवार को। अभी इसके पीछे लॉजिक मुझे भी पता नहीं कि क्या लॉजिक है, लेकिन एक्सचेंज का लॉजिक है कि शुक्रवार का एक दिन मिलता है आपको हिसाब किताब साफ करने में, मुझे लगता है जो भी समझे, लेकिन महीने के आखिरी गुरुवार को सीरीज का आखिरी दिन होता है। समझिए आपने किसी फ्यूचर में ट्रेड किया है या किसी ऑप्शन में ट्रेड किया है, तो जनवरी की सीरीज है तो जनवरी का आखिरी गुरुवार मेरे ख्याल से 28 तारीख की, 28 जनवरी को हो गया शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उस दिन आपकी सीरीज खत्म होगी। अब उस दिन अगर आपने ऑप्शन में खरीदारी या बिकवाली की है तो उस दिन ऑप्शन के भाव जीरो हो जाएंगे। जो भी आपने किसी भी शेयर में या फिर किसी भी इंडेक्स में वो ऑप्शन खरीदा या बेचा है तो उसकी स्ट्राइक प्राइस के लिहाज से आपका प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी स्टॉक फ्यूचर या फिर इंडेक्स फ्यूचर में आपने ट्रेड किया तो सीरीज के आखिरी दिन आप चाहें या पहले भी तो अगली सीरीज में उसे रोल ओवर कर सकते हैं। तो एक्सपायरी का मतलब यह है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपके फ्यूचर के सौदे हैं वो खत्म होंगे और वो एक्सपायरी का दिन होता है महीने का आखिरी गुरुवार। तो एक्सपायरी से मतलब यह है कि महीने के आखिरी गुरुवार वो सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद शुक्रवार से आप अगली सीरीज में ट्रेड करेंगे। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप कैश में निवेश करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं, आपको सोचना ही नहीं कि एक्सपायरी क्या है। फ्यूचर्स ऑप्शंस लेते हैं तो आपके मतलब की चीज। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल राम रतन गुप्ता शहडोल से पूछ रहे हैं। फेसबुक पर इन्होंने अपना सवाल डाला है, 15 साल पहले हर महीने 5,000 रुपए पीएफ में डाले थे। पूछ रहे अब क्या करना चाहिए, इनकी उम्र 45 साल है, अब क्या इस पैसे को इक्विटी में डाल दें? अभी उनको 15 साल पैसे की जरूरत है नहीं। वैसे ये डिसीजन 15 साल पहले इन्होंने लिया होता, इक्विटी में डालने का, तो ज्यादा बेहतर होता। अब चूंकि 15 साल पैसे की जरूरत नहीं है, वैसे तो बेहतर ये होगा कि आप एडिशनल पैसा, कोई अतिरिक्त पैसा है उसे आप इक्विटी में डालें। लेकिन नहीं, अगर आपको यही पैसा इक्विटी में डालना है तो 15 साल का व्यू है और आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल मेरी ये राय होगी कि अगले 15 सालों में आपको पीएफ पर जो रिटर्न मिलेगा उसके मुकाबले में इक्विटी में ज्यादा बेहतर टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा। तो आप जो सोच रहे हैं पीएफ से इक्विटी में शिफ्ट करने की 15 साल के लिए, बिल्कुल सही है, कर लीजिए। अनंत शर्मा फरीदाबाद से अगला सवाल पूछ रहे हैं। इनकी उम्र है 28 साल, बचत 20,000 रुपए महीने की करते हैं, 5,000 रुपए पीएफ में डालते हैं, बाकी 5,000 लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं। क्या ये निर्णय सही है, और अगर हाँ तो स्मॉल और मिड कैप शेयरों को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? मुझे लगता है प्रदीप, हमारे पहला कदम और का शो देखकर और सीएनबीसी आवाज का चैनल देखकर काफी लोग वैसे ही समझदार होंगे। मतलब इस तरह के सवाल स्ट्रक्चर होकर आ रहे हैं कि हमें सिर्फ हाँ कहने की जरूरत है और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो 28 साल की उम्र है, 5,000 रुपए पीएफ में लगाने की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। थोड़ा पैसा फिक्स इनकम में होना भी चाहिए। दूसरी बात, जो 5-5 हजार की 3 एसआईपी आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में करने की बात कर रहे हैं वो भी एकदम परफेक्ट है। आप जो रणनीति की बात कर रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में क्या रणनीति होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, जब आप एसआईपी कर रहे हैं, लार्ज कैप फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, मिनिमम 3 साल का व्यू होना चाहिए। मिड कैप में एसआईपी कर रहे हैं, मिनिमम 5 साल का व्यू होना चाहिए। और स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहे हैं तो 5 से 10 साल के बीच में जो भी पीरियड आप चुनना चाहें वो व्यू लेकर आप एसआईपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो रणनीति सिर्फ ये है कि छोटे शेयरों में, जितने छोटे शेयरों में जाएंगे उतना लंबा पीरियड कर लीजिए, परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, कभी कंपनी अच्छी भी हो लेकिन वो उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। राइट। निरंजन अग्रवाल राजकोट से फेसबुक पर इनका सवाल, बैलेंस फंड में निवेश को लेकर टैक्स लायबिलिटी कैसे तय होगी, क्योंकि इसमें इक्विटी और डेट दोनों मिलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और जनरली पैसा लगाने के पहले लोग टैक्स लायबिलिटी के बारे में सोचते समझते नहीं है। तो बैलेंस फंड को इक्विटी फंड की तरह माना जाता है, क्योंकि 60%, जिस फंड में 60% से ज्यादा इक्विटी है वो एक तरह से इक्विटी फंड है। और जनरली फंड आपको इक्विटी का बेनिफिट देने के लिए बैलेंस फंड में 60% इक्विटी रखेंगे ही। तो आपके लिए दो चीजें, जो डिविडेंड आ रहा है वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
दूसरा, जो कुछ भी आपको रिटर्न बन रहा है, अगर आपने 1 साल रखा, 1 साल होल्ड किया और पैसा बना, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, यानी 0 टैक्स होगा। तो आपको डेट और इक्विटी दोनों का फायदा मिला है। अदरवाइज आप किसी डेट फंड में पैसा लगाएं तो मिनिमम 3 साल तक आप होल्ड करेंगे तो ही आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बैलेंस फंड में डेट पोर्शन होते हुए भी अगर आप 1 साल भी होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 0 है उसका फायदा मिलता है। तो उस लिहाज से आपका ये सवाल एकदम परफेक्ट है, सही है, आपको समझना जरूरी है। और अगर आप बैलेंस फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आप ये मानकर चलें उसकी टैक्सेशन इक्विटी फंड की तरह होगी। चलिए, तो ये अच्छी बात है, आप आराम से पैसे लगाइए बैलेंस फंड में। और इसके साथ ही वक्त है फिलहाल इजाजत लेने का, लेकिन अगले हफ्ते लौटेंगे कुछ और नए मुद्दे के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।